अब मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा इतना पावरफुल हो कि मेरे को बुरा भी फील करा दे, अच्छा भी फील करा दे। मैं बंदी थोड़ी हूँ उसकी। क्या हाल है भाई? तुम कर रहे हो स्विगी से खाना ऑर्डर, तुम्हें चाहिए थी 10 रोटी। तुमने जाके देखा एक रोटी का प्राइस था 10 रुपये। ठीक है, तुमने 10 डाल दी कार्ट में। अब हो गई 100 रुपये की रोटियाँ तुम्हारे पास। लेकिन स्विगी कह रहा है कि 160 का सामान मंगाओ वरना तुमसे डिलीवरी चार्ज लेंगे। तुमने क्या किया? 6 रोटी ऐड कर दी। फिर सोचा अरे यार 6 रोटी वेस्ट हो जाएंगी तो कोल्ड ड्रिंक मंगा लेता हूँ। दोनों ही चीज़ों की तुम्हें नीड नहीं थी, लेकिन डिलीवरी फीस बचानी है इसलिए वही बेफालतू का सामान मंगा लिया। ऐसे ही ब्लिंकिट करता है। पहले डिलीवरी चार्ज का लालच, फिर सर्च चार्ज का लालच, फिर उसके बाद कहेगा 800 रुपये का सामान लोगे तो नवरत्न तेल की बोतल फ्री। फिर उसके बाद कहेगा अमेज़ोन पे से पे करोगे तो इतना कैशबैक, 750 से ऊपर का पे करोगे तो इतना कैशबैक। ऐसे करते करते 100 रुपये का सामान चाहिए रहता है, लेकिन सेम बेफालतू का 1000 रुपये का सामान खरीद बैठते हैं। मार्केट में भी ऐसा ही होता है। 2 शर्ट लेने जाता हूँ, पहले कहते हैं दिवाली डिस्काउंट है, फिर कहते हैं दो दो शर्ट लोगे तो 3 फ्री। टोटल 5 उठा लाता हूँ। और समझ के बात है जब बैंक अकाउंट खाली हो गया, फिर वो बैंक अकाउंट भरने का आ जाता हूँ ऐसी जगह नौकरी करने जहाँ मज़ा नहीं आता। बीटी बीटी। और इन सारी बीटी का, इस सारी मैनिपुलेशन का, मार्केटिंग का बेसिस क्या है? इन सब का रूट कोज है कंपैरिजन। वेलकम टू द 19th एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस। और आज हम समझेंगे द रिलेटिविटी इन डिसीजन मेकिंग, कि कैसे हमारा दिमाग वो चीज़ें नहीं ढूंढता जो हमारे लिए बेस्ट होती हैं, बट वो चीज़ें ढूंढता है जो बेटर होती हैं। बेटर किससे? या तो उन चीज़ों से जो ऑलरेडी हैं, या फिर उन चीज़ों से जो पड़ोसी के पास हैं। और इस कंपैरिजन की वजह से हमें हमेशा लगता है कि वी डोंट हैव इनफ और हम बीटी में रहते हैं। तो आज कंपैरिजन समझेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट से बचेंगे और चिल करेंगे। सो लेट द चिल्स बिगिन। एक एक्सरसाइज करते हैं भाई। मेरे पास है ये स्क्रू ड्राइवर, और एक्सरसाइज क्या है कि तुम्हें इस स्क्रू ड्राइवर का प्राइस गेस करना है कि मैंने कितने रुपए का लिया होगा। अब तुम मेरे से सेम सवाल पूछते, तुम्हारे पास एक स्क्रू ड्राइवर होता उसका प्राइस, तो इट इज़ नियर इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेस एक्यूरेटली। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को इसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू पता करनी है तो मेरे को पता होनी चाहिए इसका रॉ मटेरियल कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, किसने मैन्युफैक्चर किया है, शिप कहाँ से हुआ है, कितना डिलीवरी चार्ज लगा है, उस टाइम पे स्टील का मार्केट प्राइस क्या चल रहा था, हज़ार चीज़ें। एंड ऑब्वियसली एज आई एम ह्यूमन तो मेरे को हज़ार की हज़ार नहीं पता होंगी, तो आई कैन नॉट गेस द प्राइस। अब मान लो कोई इंसान है जिसको हज़ार की हज़ार चीज़ें पता है और उसने इसका एक्यूरेट प्राइस गेस कर दिया, तो उसको वो हज़ार चीज़ें इस पेन के बारे में नहीं पता होंगी, तो वो पेन का प्राइस गेस नहीं कर सकता। बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की, एक्टिविटी की, सर्विस की एक्यूरेट ऑब्जेक्टिव वैल्यू हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि देर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व, और हम भगवान नहीं है तो हमें सब नहीं पता होते। लेकिन अब क्या करते हैं, मेरे पास एक और स्क्रू ड्राइवर है, इस वाले का छोटा भाई। इस छोटे वाले का प्राइस था 120 रुपये। अगर अब गैस करने को बोलूँ कि इसका प्राइस क्या होगा, तो तुम बोलोगे 150 160 रुपये, विच इज़ एक्यूरेट। 150 रुपये का ही है ये। तो अब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड पजल आसान कैसे हो गई? क्योंकि यू गॉट अ रेफरेंस पॉइंट फॉर द कंपैरिजन, और इस रेफरेंस पॉइंट में जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व थे उन सबको तुमने आंख बंद करके मान लिया कि ठीक ही होंगे भाई। क्यों मान लिया? क्योंकि दिमाग का काम आसान हो गया भाई। क्यों इतनी बीटी लेनी है? मैं घर बेच रहा था, तुम मेरा घर देखने आए, मैंने बोल दिया भाई 2 करोड़ का है। तुम बोलते भाई ये तो महंगा बता रहा है शायद। तुम गए पड़ोसी के घर पे, तुमने उसका घर देखा, उसने बताया है मेरा तो 50 लाख का ही है, मेरा वाला उससे भी बुद्धू था, तो तुम बोलते 2 करोड़ चल साले, 30 लाख से ऊपर नहीं दूंगा। एक्यूरेट। तो भाई किसी भी चीज़ की इनहेरेंट ऑब्जेक्टिव वैल्यू पता करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज। सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए। अब उतनी मेहनत कौन करे? अपना दिमाग तो आलसी है, हम भी आलसी हैं। तो नॉलेज कराए ऐसी तैसी, मैं तो कंपेयर कर लूँगा, काम आसान हो रहा है। अब ये काम आसान करने के चक्कर में मुश्किल किसको होती है? बीटी किसको होती है? बच्चों को। घर के बाहर हम कंपेयर कर रहे हैं तो घर के अंदर बच्चों को कंपेयर करने लग जाते हैं। शर्मा के लौंडे के कितने नंबर आए? 95 आए। तेरे कितने आए? 92 आए। 92 भी बढ़िया है, लेकिन शर्मा से कम है तो ये फुद्दू बच्चा, ये हमारा है ही नहीं। फिर यही बच्चे बड़े होके इसी नॉलेजलेस कंपैरिजन वाले तरीके से खुद को असेस करते हैं कि जिसकी तनख्वाह ज़्यादा वो बड़ा आदमी, तो मेरे को पैसे कमाने पड़ेंगे, जिसका घर बड़ा वो बड़ा आदमी, तो मेरे को और बड़ा घर चाहिए। और इसका रिजल्ट लोगों को पता ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या, कौन सी चीज़ उनके लिए बेस्ट है। मैं अगर तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट गया, मेरा मन है भाई छोले भटूरे खाने का, तुम्हारा मन था पाव भाजी खाने का। अब अगर रेस्टोरेंट में मैं जाके बोलूँ कि 2 भटूरे खाऊंगा, तो तुम ये थोड़ी करोगे ये 2 खा रहा है तो मैं 3 खाऊंगा,
तुम तो अपनी पाव भाजी खाओगे ना, क्योंकि तुम्हारा वो खाने का मन है। एंड हाउ कैन यू मेक दैट डिसीजन? तुम्हें पाव भाजी और भटूरे दोनों के बारे में पता है, इसलिए यू कैन चूज द पाव भाजी फॉर योर सेल्फ। लेकिन सेम तरीके से अब तुम इटली चले जाओ, वहाँ की कोई डिश के बारे में तुम्हें नहीं पता, तो तुम्हें किसी इटालियन को पकड़ के पूछना पड़ेगा कौन सी चीज़ बढ़िया है कौन सी खराब है। एंड उसमें भी ही वुड टेल हिज ओपिनियन कि उसको क्या बढ़िया लगता है, उसको क्या खराब लगता है। मे बी दैट डजेंट अलाइन विद योर टेस्ट। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तुम ऐसा कुछ खा लोगे जो तुम्हारा मुंह का स्वाद खराब कर देगा, फिर इटली को भी गाली दोगे, इटालियन को भी गाली दोगे। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज। बट वेन यू हैव नॉलेज, तुम्हें पाव भाजी और भटूरे दोनों पता थी, तो माई चॉइस बिकम्स इररेलेवेंट टू यू। तुम्हें कंपैरिजन पॉइंट की जरूरत ही नहीं रहेगी फिर। और भाई, कंपैरिजन पॉइंट की ज़रूरत ख़त्म होने का सिंपल सा मतलब है कि मेरे को फ्रीडम मिल गई। अब मेरे को ना तो किसी की चॉइस से फ़र्क पड़ता है, ना किसी के ओपिनियन से फ़र्क पड़ता है। मेरे को जो खाना है मैं अपनी मर्ज़ी से खाऊंगा। वो इटालियन वाला केस ले लो, उसने जो खिलाया वो मेरे को गंदा लगा तो मैंने उसको ब्लेम कर दिया, मैं उस पर गुस्सा हो गया। ही मेड मी फील एंग्री कि साले ने क्या खिला दिया। अगर वो कुछ ऐसा खिला देता जो मेरे लिए अच्छा होता है, जो मेरे को पसंद आ जाता, तो आई वुड बी लाइक, अरे क्या महान आदमी था भाई, बढ़िया फील करा दिया, बढ़िया खाना खिला दिया, तो मेरी खुशी का क्रेडिट वो ले जाता। अब मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा इतना पावरफुल हो कि मेरे को बुरा भी फील करा दे, अच्छा भी फील करा दे। मैं बंदी थोड़ी हूँ उसकी। मेरे को चाहिए भाई कि जो भी मैं खाऊं मेरी ही मर्जी से खाऊं। अगर मेरे को अच्छा लगा तो मैं क्रेडिट भी खुद को ही दूंगा, वाह ब्रो क्या चॉइस है तेरी खाने में। अगर मेरे को बुरा लगा, मेरे 10 लग गए, तो मैं ब्लेम भी खुद को ही करूंगा, साले क्या खा लिया विदेश में आके, अब बैठा रहे बाथरूम में जहाँ पानी भी नहीं है। इससे होगा क्या कि मैं ही अपनी गलतियों का ध्यान रखूंगा और आगे से अच्छे डिसीजन लूंगा। वो इटालियन थोड़ी ध्यान रखेगा कि भाई के 10 लग गए अब क्या करें। ही डजंट गिव अ फक। एक तो इवोल्यूशन की वजह से अपनी साइकोलॉजी वैसी है, दूसरा अपने को ट्रेनिंग ऐसे देते हैं कि हम कंपेयर करते रहते हैं, कंपटीशन में घुसते रहते हैं ताकि हमें ज़्यादा मिले, अच्छा मिले, लुकिंग ऑलवेज फॉर अ बेटर डील। जो चीज़ है उसमें कभी खुश रहते ही नहीं है। फिर बच्चों को कंपेयर करते रहते हैं, जॉब्स को कंपेयर करते रहते हैं, गाड़ी को कंपेयर करते रहते हैं, वेकेशंस को, दारू को, हस्बैंड वाइफ को, इवन रिलीजन्स को। और फाइनल कंक्लूजन क्या आता है कि मेरा वाला सुपीरियर है, तो जिसका इन्फीरियर है उससे लड़ूंगा, उसको मारूंगा। या तो मन मन में लड़ते हैं या फिर सामने से जाके गाली गलौज करने लग जाते हैं। अगर उनके पास भीड़ होती है तो अकेला कोई जाके नहीं लड़ता, सबकी फटती है। और इन बेवकूफ़ियों का फ़ायदा उठाते हैं ये पॉलिटिशियंस, बिजनेसेस, ये इतने सारे बाबा लोग बने बैठे। बेसिकली जिन लोगों को लोगों के बेवकूफ़ होने से फ़ायदा है वो लोग। फॉर एग्जाम्पल, एक कनेडियन अप्लायंस कंपनी है भाई, विलियम सोनोमा करके। उन्होंने 1984 में पहली घर पे ब्रेड बनाने की मशीन लॉन्च करी थी और उस मशीन का प्राइस था $275। अब जैसे ही उन्होंने लॉन्च करी, पहले 3-4 महीने में उनकी कोई सेल हुई नहीं, किसी ने रेयरली खरीदी, वो भी ऐसे लोग जिनको ब्रेड बनाना भी नहीं था, जिनके पास अंधा पैसा था, नई चीज़ देखी खरीद ली। तो ऑब्वियसली ड्यू टू लैक ऑफ सेल्स विलियम सोनोमा हो गए परेशान। उन्होंने हायर करी एक मार्केटिंग फर्म कि भाई 3 महीने हो गए, हमने इतनी बढ़िया मशीन बना के मार्केट में डाल दी लेकिन कोई खरीद नहीं रहा, क्या सीन है। तो जो मार्केटिंग फर्म आई थी वो बोलते एक चीज़ ट्राई करो आप, इस मशीन को तो ऐसे ही छोड़ दो, एक इससे थोड़ी सी बड़ी मशीन बनाओ, 20-30% बड़ी, और उसका प्राइस रख दो $450। ये सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करते ही होने लगी भाई उनकी क्रेजी सेल्स। विलियम सोनोमा की बहुत सारी ब्रेड मेकिंग मशीन्स बिकने लग गई। एंड ये $450 की जो नई मशीन बनी थी ये नहीं बिकी, वही $275 वाली बिकी। और ये हुआ सेम उसी रीज़न से कि जैसे ही नई मशीन आई मार्केट में, पीपल गॉट अ न्यू कंपैरिजन पॉइंट कि अरे ये इतनी सी मशीन 450 की है। वैसे तो मेरे को ब्रेड मेकर की ज़रूरत है नहीं, लेकिन 275 में इस साइज़ की मशीन बढ़िया ही लग रही है, ले लेते हैं। और हो गई उनकी सेल्स। अब ये तो हो गया 2 पार्टी कंपैरिजन। आजकल 3 पार्टी, 4 पार्टी, 5 पार्टी कंपैरिजन करने लग गए ताकि हमारे लिए वो मैन्युपुलेशन, वो मार्केटिंग आइडेंटिफाई करनी और भी मुश्किल हो जाए, हमें और इजीली बेवकूफ़ बना पाए वो लोग। फॉर एग्जाम्पल, जब लेट 90s में इंटरनेट लॉन्च हुआ था, तब एक कंपनी है द इकोनॉमिस्ट करके, वो मैगजीन्स देते हैं बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स। उन्होंने अखबार में एक ऐड निकाली कि भाई हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, एंड देर आर 3 सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इज कि तुम्हें वेबसाइट का पूरा एक्सेस मिलेगा, तुम्हें देना क्या है, $59 पर मंथ। ठीक है भाई, कूल। दूसरा ऑप्शन है कि तुम्हारे घर पे प्रिंटेड कॉपी ऑफ मैगजीन आएगी हर महीने की पहली तारीख को, और उसका प्राइस है $125 पर मंथ। चलो ये भी सही है भाई।
नाउ थर्ड ऑप्शन वाज कि इसमें तुम्हारे घर पे प्रिंटेड मैगजीन भी आएगी और तुम्हें वेबसाइट का पूरा एक्सेस भी मिलेगा, और इसका प्राइस भी है $125 अ मंथ। और इस ऐड की वजह से उनका सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बिका प्रिंट प्लस वेबसाइट वाला वर्जन, $125 वाला, जिसमें दोनों चीज़ें मिल रही थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने सोचा भाई कि मेरे को नहीं पता कि इस वेबसाइट के $50-60 देना ठीक है या नहीं है, लेकिन मेरे को ये ज़रूर पता है कि अगर मैं $125 दे रहा हूँ तो एक चीज़ से बढ़िया मेरे को दो चीज़ें मिलेंगी, तो वो बेटर ऑप्शन है। बेसिकली किसी भी सिचुएशन में अगर 3 या 3 से ज़्यादा ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं और उन ऑप्शंस में से कोई दो कंपेरेबल होते हैं, तो वी टेंड टू चूज द बेटर ऑफ दोज कंपेरेबल ऑप्शंस। और इस टेंडेंसी का गलत फ़ायदा उठाते हैं भाई मेरे दोस्त अंशुल जैसे फक बॉयज़। ये लोग किसी भी पार्टी में जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, एक दोस्त को साथ में लेके जाते हैं जो इनको लगता है कि इनसे फुद्दू है। अब उस पार्टी में जाने के बाद इनको पता होता है कि मैं अकेला पेल लगूंगा, सेक्सी लगूंगा, स्टैंड आउट करूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर इस चटके को, इस झंडू को मेरे साथ ले जाता हूँ तो इसके कंपैरिजन में तो बढ़िया ही लगूंगा। तो अगर ऐसी पार्टी में कोई तुम्हें दोस्त इनवाइट कर रहा है तो यू आर जस्ट द कंपैरिजन पॉइंट ब्रो, तुम्हारा कोई काम नहीं है वहाँ पे। इस कंपैरिजन का एक और बड़ा नुकसान है कि हम लोगों के नॉलेज में ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, और इसके बहुत क्रेजी इंप्लीकेशन हो सकते हैं। जैसे अफ्रीका में लोग प्यासे मर रहे हैं भाई, उनके पास पीने का पानी नहीं है। अगर मैं वहाँ जाके ज्ञान देने लग जाऊँ कि पागल है भाई, कुएं का नलके का पानी मत पी, आरओ का पानी पी ले, तो मेरे रैप्टे लगेंगे ना। दे कांट डिसाइड व्हाट इज गुड और बैड फॉर देम बेस्ड ऑन माई नॉलेज, क्योंकि मैं तो उनकी सिचुएशन में हुई नहीं। ऐसे ही हर इंसान की सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है, मोर डिफरेंट देन द फिंगरप्रिंट्स। और उस सिचुएशन में तुम और किसी का नॉलेज यूज करोगे तो नुकसान तो होगा ही ना भाई। जैसे अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल था, उसमें शमी ने 3 विकेट लिए भाई, कितनी बढ़िया बॉलिंग करी। उसको देख के अगर जडेजा फास्ट बॉलिंग करने लग जाता कि भाई ये विकेट ले रहा है, फास्ट बॉलिंग से ले रहा है, मैं भी फास्ट बॉलिंग करूंगा, तो छक्के खाता ना भाई, मैं भी मार दूंगा। कंपैरिजन का सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर तुम अपने लाइफ गोल्स अचीव भी कर लोगे ना, तो भी कंपैरिजन तुम्हें खुश नहीं होने देगा। जैसे जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो मेरी फट गई भाई कि अरे मैं ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर क्यों रहा हूँ, मेरे को तो कंप्यूटर चलाना तक पसंद नहीं है, क्या मिलेगा इससे। मैं गया एक ऐसे ही लौंडे के पास जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं था पसंद। मैंने उससे पूछा, भाई भाई तू क्यों कर रहा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग? वो बोलता है कुछ नहीं भाई, अभी कंप्यूटर इंजीनियर्स डिमांड में है, 4 साल में अपन इंजीनियर बन जाएंगे, कोई कंपनी हायर कर लेगी, 5-10 साल में अपनी तनख्वाह हो जाएगी 50-60 लाख साल की, और तब शादी कर लेंगे, होगी लाइफ सॉर्ट। अब बचपन से जो लोग मेरे अराउंड थे उनकी भी ऐसी ही मेंटेलिटी थी, मैच कर गई तो मेरे को भी लगा हाँ भाई ठीक ही कह रहा होगा। लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले उसी भाई का फ़ोन आता मेरे पास, रो रहा था, भाई सैलरी नहीं बढ़ रही भाई मेरी। मैं बोलता अरे तेरी सैलरी है कितनी? बोलता 70 लाख है भाई साल की। मैं अबे साले, तेरे को चाहिए तो 50 ही थे, 70 मिल रहे, खुश हो जाना। बोलता भाई साले जान, वो मेरे साथ में जूनियर आए थे, उनकी 75 होगी, मेरी अभी तक 70 ही है। अरे लेकिन तेरे को चाहिए तो 50-60 ही थे ना, और तेरे तूने शादी क्यों नहीं करी अब तक? तो फिर बोलता कि भाई तेरे से तो बात करने का फ़ायदा ही नहीं है कोई। तो जैसे ही उस बंदे ने कंपेयर किया तो 70 लाख कमाने वाला आदमी भाई, जिसको 70 चाहिए भी नहीं थे, 50 ही चाहिए थे, वो भी दुखी हो गया। इसी से वो कहावत आती है, कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। छीन ली ना भाई की खुशी। अब आते हैं भाई सोल्यूशन पे कि कंपैरिजन के जो इतने सारे नुकसान हैं इनसे बचना कैसे है, इसका सोल्यूशन क्या है। लेट्स से कल मेरा है यूपीएससी का इंटरव्यू। अब यूपीएससी का इंटरव्यू है तो मेरे को नया सूट चाहिए, नया पेन चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। तो पहले मैं पेन लेने गया, मैंने जाते ही उठाया पार्कर का पेन कि भाई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, बढ़िया पेन होना चाहिए। अब जैसे ही मैं उसके पैसे देने लगा तो अंकल बोलते दो बेटा 400 रुपये। मेरी हो गई गुलू गुलू कि अरे अंकल बहुत महंगा कह रहे हो आप, तो कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं है क्या? तो अंकल बोलते हैं बेटा यहाँ तो नहीं मिल पाएगा डिस्काउंट, लेकिन 10 मिनट दूर अपना होलसेल का स्टोर है, वहाँ पे यही पेन तेरे को 300 का मिल जाएगा। मैं खुश हो गया, भागते भागते गया, 300 का मिल गया, मैं खुश। अब गया भाई मैं सूट लेने, मैंने मस्त ब्लैक कलर का बढ़िया सा सूट चूज़ किया, पसंद आ गया। मैं बोलता अंकल ये पैक कर दो, कितने हो गए? अंकल बोलते बेटा हो गए 10,000। मैं अरे अंकल 10,000 तो बहुत ज़्यादा है यार, कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं है? वो बोलते हैं यार यहाँ तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन वही 10 मिनट दूर अपना होलसेल का स्टोर है, वहाँ पे तेरे को ये 9800 का मिल जाएगा, 200 रुपये डिस्काउंट। मैं बोलता यार कहाँ मैं इतनी दूर जाऊँगा, आप ही पैक कर दो, आप ले लो 10,000। यही तो गलती हो गई, और ऐसे ही मोस्टली लोग गलती करते हैं।
कंपेयर करना अपनी नेचुरल टेंडेंसी है, लेकिन वी आर कंपेयरिंग द रॉन्ग थिंग्स। मेरे 10 मिनट तो 10 मिनट ही है ना। एक बार जब मेरे को 100 रुपये का डिस्काउंट मिला तो मैंने वो 10 मिनट 100 रुपये में बेच दिए, लेकिन जब 200 का मिल रहा है तो नहीं बेचे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वी आर कंपेयरिंग दैट 100 विद 400 एंड 200 विद 10,000, इवन दो वी शुड कंपेयर 100 विद 10 मिनट एंड 200 विद 10 मिनट। सो दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन कि इवेल्युएट थिंग्स ऑन द राइट फैक्टर्स। वरना तुम होटल में 200 रुपये का खाना 2,000 में खा के चिल करोगे, और जब वो सब्जी मंडी में 20 रुपये की भिंडी लगाएगा तब तुम कहोगे अरे 15 की कर दे। कोई सेंस थोड़ी है उस बात का। दिल्ली में जो सरोजनी मार्केट है वो पूरी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि भाई तुम 8 घंटे बार्गेन करो और अपने 2,000 रुपये बचा लो। लोग खुश हो जाते हैं, भाई बार्गेन करके 2,000 रुपये बचा लिए। लेकिन कोई भी सेंसिबल आदमी क्या करता है, वो 8 घंटे वो काम करता है जिसमें 2 लाख मिल जाए, फिर उसको बार्गेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ये क्वेश्चन नहीं रहता कि भाई भिंडी 20 की क्यों आई, 15 की आनी चाहिए थी। बेशक 200 की आई, मेरे को तो भिंडी ही खानी है। एंड बेशक पड़ोसी पनीर खाता रहे, मेरे को तो भिंडी ही खानी है। इट इज़ माई चॉइस। एंड ब्रो, द मेन लेसन ऑफ लाइफ इज द मोर यू हैव द मोर यू वॉन्ट। सो द अल्टीमेट सोल्यूशन इज टू गेट आउट ऑफ दिस कंपेरिजन कॉम्पिटिशन की लूप। मेरे को पढ़ना ही नहीं है इसमें। मेरे को रिलेटिव टर्म्स में चीज़ों की वैल्यू समझनी ही नहीं है, मेरे को समझनी है एब्सोल्यूट टर्म्स में। लेकिन उसके लिए लगेगी मेहनत। यू हैव टू एक्वायर नॉलेज। और अगर इन सब के बाद भी तुम्हें लग रहा भाई नहीं हो रहा, मत बह बह कर, नहीं छोड़ सकते कंपैरिजन, तो एटलीस्ट कंपैरिजन का तरीका बदल दो। अगर मैं मेरी हाइट अमिताभ बच्चन से कंपेयर करूँगा तो मैं बोना ही लगूंगा और मेरे को बीटी होगी। लेकिन अगर मैं वो कंपैरिजन बदल दूं और मेरी हाइट को उस बच्चे की हाइट से कंपेयर करूं जो बच्चा मैं 10th क्लास में था, तो मेरी हाइट तो भाई कितनी बढ़ गई, 1 फुट 4 इंच बढ़ गई। 4.5 फुट का था मैं। तो ये सुन के मेरे को खुशी हुई, भाई बच गया मैं, 5 फुट से नीचे नहीं रहा। देखे हैं मैंने वो लोग भी, जोक्स बनते हैं उन पे छोटू वाले। और भाई इस टेक्निक से एक तो नेचुरल फीलिंग हमारे अंदर आती है कि वी शुड इम्प्रूव, कल जैसे थे वैसा ही नहीं रहना। और दूसरा, हम दूसरे लोगों से कंपेयर करना धीरे धीरे भूल जाते हैं। फिर हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके पास कितना है, उसके पास कितना है। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कंटेंटमेंट, जिसको मैं कहता हूँ चिले चिल।